अभी अभी जो खबर आई है, अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उनके शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां चाकुओं से, हिंसक हथियारों से वार ना किया गया हो। बहुत ही भयावह है। हम डिटेल बाद में बताएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के सहयोगी दिल्ली पुलिस से नाराज हैं। अकाली दल के नेता ने अमित शाह को पत्र लिखा है कि उन्होंने 16 मुसलमानों को बचाने के लिए दिल्ली पुलिस से संपर्क किया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान ने भी हिमांशु शेखर से कहा है कि बीजेपी के जिन नेताओं ने भड़काऊ और हिंसक बयान दिए हैं उस पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोगों ने दिल्ली चुनाव के वक्त से ही देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो समय समय पर रह के इस तरीके के बयान दे रहे थे और उसके बाद हिंसा भड़की। कुछ समय पहले दिल्ली चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से अनुराग ठाकुर जी का बयान आया कि गद्दारों को गोली मारो, उसके बाद गोली चली, वो एक चिंता का विषय था। पर उसके बावजूद किसी पे कार्रवाई होते हुए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से ज़रूर हम लोगों ने कार्रवाई होते हुए देखा, परवेश वर्मा हो या अनुराग ठाकुर हो, उनके ऊपर बैन लगा, बट दिल्ली पुलिस की तरफ से हम लोगों ने ऐसा होते हुए नहीं देखा। और अब रिसेंट वाकया जहाँ पे कपिल मिश्रा पुलिस की मौजूदगी में ही पुलिस वालों को इन अ वे धमका रहे हैं कि अगर कि ट्रंप के जाने के बाद हम लोग देखेंगे, आप लोगों की भी हम लोग नहीं सुनेंगे और उसके बाद हम लोगों को जो करना होगा हम लोग करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके के बयान नेता देते हैं और एक नेता का बोला हुआ एक शब्द कई लोगों को सही या गलत वे में प्रभावित करता है। दिल्ली की हिंसा रोकने में नाकाम रहने पर दिल्ली पुलिस को बुधवार को करारी फटकार सुननी पड़ी, लेकिन गुरुवार हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान ये सख्ती नजर नहीं आई। याचिकाकर्ताओं की दलील रही कि भड़काऊ भाषण देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दायर की जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा करना जल्दबाजी होगा। अभी पुलिस की प्राथमिकता शांति व्यवस्था बनाए रखने की है। अगर इस समय विवादित बयान को लेकर पुलिस कोई कार्रवाई करेगी तो शांति व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। जिन भड़काऊ बयानों का जिक्र याचिकाकर्ता ने किया है उन पर उचित समय पर कार्रवाई की जाएगी। उचित समय। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में गृह मंत्रालय को भी पार्टी बना लिया और उसे अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दे दिया है। इसके साथ ही सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए टाल दी गई है। अब इसे दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के लिए राहत ही कहा जाना चाहिए। उधर एफआईआर दायर करने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के वकील हर्षमंदर ने कहा कि वो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने की सोच रहे हैं। बुधवार को हाईकोर्ट के सख्त तेवर देखने वालों के लिए गुरुवार की सुनवाई थोड़ी हैरानी भरी रही। दरअसल बेंच ही बदल गई, क्योंकि बुधवार को चीफ जस्टिस डीएन पटेल की गैर हाजिरी में बेंच में सुनवाई करने वाले जस्टिस एस मुरलीधर आज बेंच में नहीं थे, बल्कि बीती रात जस्टिस मुरलीधर का तबादला दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट करने का आदेश जारी कर दिया गया। सरकार ने कहा एक रूटीन ट्रांसफर है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने सिफारिश की थी, लेकिन तबादले की टाइमिंग को लेकर सरकार पर सवाल उठे। क्या तबादले का आदेश इसी वक्त जारी करने के पीछे कोई और वजह है या इसे कुछ दिन बाद भी किया जा सकता था? खैर, दिल्ली हाईकोर्ट के कई वकील मानते हैं कि जस्टिस मुरलीधर अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के लिए एक धरोहर होंगे। कई युवा वकील जस्टिस एस मुरलीधर के बड़े मुरीद हैं, वो उन्हें अपने लिए प्रेरणा बताते हैं। ऐसे ही एक वकील प्रभजीत कौर से बात की हमारे सहयोगी आशीष भार्गव ने। एक बहुत बड़ा दिन था, वो आखिरी बार आए। बहुत सारे हमने देखा है, पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरह से एक्स्ट्राऑर्डिनरी मामले की सुनवाई की। बहुत सारे मामलों में ऐसे ही सुनवाई करते आए हैं। कई बार हमने देखा है, और खास तौर पर जो जनहित से जुड़े और ऐसे मुद्दे हैं वो सुनवाई करते हैं। आज का जो दिल्ली हाई कोर्ट में अब वो नहीं है, अब वो यहाँ से चले गए। तो एज ए यंग लॉयर जो आपने उनको देखा है, समझा है, मतलब आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, क्या सोच आ रही है? जी, हमारे लिए तो इस सिटी के लिए, इस कोर्ट के लिए, हमारी बार के लिए बहुत बड़ा लॉस है। आई वुड कॉल हिम अ जज ऑफ द मासेस। जब भी ऐसी सिचुएशन आई है कि मासेस के लिए बिना किसी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के, बिना किसी पॉलिटिकल पेट्रनेज के, बिना किसी गवर्नमेंट के डर से ऐसा एक स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, तो जस्टिस मुरलीधर हमेशा आगे रहे हैं। 1984 राइट्स का केस ले लीजिए, जिसमें सज्जन कुमार को उन्होंने कन्विक्ट करा। हाशमपुरा मैसेकर का केस ले लीजिए। डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी 2009 का जो केस है वो आप ले लीजिए। हर सिचुएशन में जस्टिस मुरलीधर ने हमेशा नॉट ओनली माइनॉरिटीज़ बट मासेस के बारे में, भीमा कोरेगांव में भी उन्होंने, भीमा कोरेगांव में भी बिल्कुल। तो हमेशा ही हैज़ ऑलवेज upheld the constitution, upheld the right to life and integrity for the people of this city. तो बार ने भी कहा है, एक दिन का स्ट्राइक भी यहाँ पर की थी जब कॉलेजियम ने इस तरीके का फैसला लिया था। सवाल इधर से दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उनकी कंसेंट थी, बहुत सीनियर हैं, वहाँ पर जाकर वो चीफ जस्टिस भी बनेंगे, क्योंकि लेकिन एक सवाल है टाइमिंग को लेकर। तो
बार का ये ज़रूर कहना है कि टाइमिंग बहुत गलत है, जजों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं है। आपको लगता है कि जानबूझकर ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो एक बड़े मामले के hearing देखिए कर रहे थे? ये हम कह तो नहीं सकते हैं, वी डोंट नो, बट जस्टिस मुरलीधर जिस तरह के जज हैं उन्होंने कभी भी इन चीज़ों के बारे में सोच के अपनी जजमेंट्स का नहीं सोचा है। द फैक्ट दैट ही हैज़ ऑलवेज स्टूड फॉर व्हाट इज़ राइट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट आप स्ट्राइक की अभी बात कर रहे थे, जब स्ट्राइक डिक्लेयर हुई थी तो जस्टिस मुरलीधर ने, हमें सुनने में आया था, जस्टिस मुरलीधर ने बार के लीडर्स को बुला के रिक्वेस्ट करी थी कि स्ट्राइक मेरे इथोस के खिलाफ है। तो इस तरह के राइटियस और इंटेग्रिटी वाले जज हैं ये। तो आप लोग जो एज ए यंग लॉयर और एज ए मेंबर ऑफ बार, आप लोग जस्टिस मुरलीधर को मिस करेंगे यहाँ पर? बहुत ज़्यादा, हम सब बहुत ज़्यादा उनको मिस करेंगे, बट ये पंजाब की खुशकिस्मती है कि उनके हाई कोर्ट में इतने अच्छे हरियाणा जज आ की रहे हैं। साथ में। पंजाब एंड हरियाणा की खुशकिस्मती है कि इतने अच्छे जज उनके पास आ रहे हैं, एंड जहाँ भी वो रहेंगे वी आर श्योर कि वहाँ के लोगों की राइट्स अपहोल्ड करेंगे।